रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का जो सबसे पहला प्रकार है वो है संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया। संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया इसकी परिभाषा भी हो गई है। अब इसका उदाहरण देखो, समझो। मैग्नीशियम के फीते का दहन। तो ये दो अभिकारक है, मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के फीते को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण बनता है। ठीक है, तो इसमें दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जिसमें दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण कोयले का दहन। ठीक है, तीसरा उदाहरण था इसका एथीन का हाइड्रोजनीकरण, यानी एथीन प्लस हाइड्रोजन, जिससे किसका निर्माण होता है, एथेन का। अगले इसका उदाहरण है अमोनिया का निर्माण। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद यानी अमोनिया बना रहे हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वो है अपघटनीय अभिक्रिया। दूसरा प्रकार क्या है, अपघटनीय अभिक्रिया। देखो, संयुग्मन और संयोजन का अर्थ तो होता है जुड़ना और अपघटन का अर्थ होता है टूटना। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर, अपघटित का अर्थ बताया था आपको टूटना यानी टूटकर, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, यानी उसका संयोजन का उल्टा है ना, वो हो गया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में मध्य बने हुए बंध टूटते हैं। इस अभिक्रिया में मध्य बने हुए बंध टूटते हैं। देखो कैसे टूटते हैं, उदाहरण समझो इसका। जो अपघटनीय अभिक्रिया है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। अपघटनीय अभिक्रिया है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। ये तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार है इसका विद्युत अपघटन, दूसरा है उष्मीय अपघटन और तीसरा होता है प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, अपघटनीय अभिक्रिया भी तीन प्रकार की होती है, विद्युत अपघटन, उष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, तो विद्युत अपघटन, देखो विद्युत अपघटन यानी टूटना, विद्युत की उपस्थिति में टूटना। ठीक है, इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में, गलित या द्रव अवस्था का अर्थ होता है कि कोई भी पदार्थ है वो या तो किसी भी द्रव के अंदर मिला हुआ हो या फिर उसकी द्रव अवस्था ही हो। ठीक है, तो इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो पदार्थ है, यौगिक है, ये दो भागों में टूट जाता है। तो उदाहरण समझो इसका, जैसे 2H2O, ये है जल। ठीक है, जल में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। जल में क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो जल के दो अणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं, यानी दो भागों में टूट जाते हैं। तो अब देखो, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बना हुआ था यहाँ पर, तब ये आपस में मिले हुए थे, लेकिन यहाँ पर बंध है वो टूट गया। तो जो बंध है इस अभिक्रिया में वो टूट जाते हैं, ये बंध टूट गए यहाँ पर। ठीक है, और एक अभिकारक दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपघटन अभिक्रिया। साधारणतया यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं, यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जो तो ये दो भागों में टूटेंगे तो ये आयन में बदल जाएंगे, यानी एक पर तो प्लस चार्ज आ जाएगा और एक पर माइनस चार्ज आ जाएगा। दूसरा प्रकार है अपघटनीय अभिक्रिया का, वो है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन, इस प्रकार के अपघटन में यौगिकों को उष्मा देने पर वह
छोटे अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार के अपघटन में यौगिक को उष्मा देने पर वह छोटे अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, उदाहरण उष्मा देने पर, हीट करने यानी गर्म करने पर, उष्मा देने का अर्थ क्या है, गर्म करने पर। तो कैल्शियम कार्बोनेट, यह है CaCO3, किसका सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को 473 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, यह डेल्टा का चिन्ह बताया था आपको, डेल्टा का चिन्ह का अर्थ क्या होता है, गर्म करना। गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को 433 केल्विन तक गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको गर्म करने पर किस में बदल जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसका उदाहरण हो गया, उष्मीय अपघटन। तीसरा प्रकार होता है इसका प्रकाशीय अपघटन। अपघटनीय अभिक्रिया का तीसरा प्रकार क्या है, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन क्या होता है, देखो, यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। तो इस प्रकार की जो अपघटनीय अभिक्रिया है, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के अंदर यौगिक है वो प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इन अभिक्रिया में प्रकाश के कारण यौगिक के अपघटन की क्रिया होती है, यानी प्रकाश के कारण अपघटन की क्रिया होगी इसमें। उदाहरण 2HBr, 2HBr। ठीक है, R ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या है ये, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसको जब प्रकाश की उपस्थिति में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, किसमें, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में टूट जाता है। तो ये अपघटनीय अभिक्रिया है, उसके प्रकार है वो खत्म हो गए। अपघटनीय अभिक्रिया का अर्थ होता है कि कोई भी यौगिक, ठीक है, कोई भी यौगिक में अभिकारक है वो अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है या टूट जाता है। ये तीन प्रकार की होती है, विद्युत अपघटन, उष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। तो रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार पढ़ लिए हमने, एक तो संयुग्मन हो गया और एक अपघटन हो गया। तीसरा प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का, वो है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह है दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, इसे पहले से बने बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझो सभी। विस्थापन का अर्थ क्या होता है, जगह बदलना, विस्थापित होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो जो विस्थापन अभिक्रिया है उस ऐसे रासायनिक यानी विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है, इन अभिक्रिया में क्या होगा, जो अभिकारक है, अभिकारक में कोई भी एक परमाणु या उसका परमाणु का समूह है, वो दूसरे परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाता है, यानी एक से परमाणु या परमाणु का समूह वो दूसरे में चला जाता है। ठीक है, तो एक में तो बंध टूट जाएंगे और दूसरे में नहीं बन जाएंगे। इसका उदाहरण समझो,
CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो इसमें क्या हुआ, ये SO4, ठीक है, CuSO4, तो कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, तो ये सल्फेट यहाँ से विस्थापित होकर जिंक के पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, यानी ये बंध टूट गया और इसके साथ नया बंध बन गया प्लस कॉपर। तो किसका विस्थापन हो रहा है, सल्फेट आयन का, जिस सल्फेट है इसका विस्थापन हो रहा है इस अभिक्रिया में। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके विस्थापन अभिक्रिया का जो उदाहरण है ना, CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से कह सकते हैं, देखो कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में, ये कॉपर सल्फेट है ना, इसका नीला रंग का विलयन, ठीक है, इसका एक विलयन लिया किस रंग का, नीले रंग का विलयन, ठीक है। ये परख नली हो गई, इस परख नली के अंदर कॉपर सल्फेट है, इसका विलयन ले लिया, किस रंग का है, नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन। अब इस नीले रंग के कॉपर सल्फेट के अंदर हम जिंक मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, जिंक। इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, जिंक धातु है वो डाल दिया। तो जिंक के टुकड़े डालने पर कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट का नीला रंग विलुप्त हो जाता है तथा विलयन जिंक सल्फेट का बनता है। यानी अब इस नीले रंग के जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, जब हमने इसमें जिंक डाला, जिंक के टुकड़े डाले, तो ये विलयन है पूरा, इसमें कॉपर तो अलग हो जाएगा, और जो विलयन है पहले कॉपर सल्फेट का था, अब ये विलयन बन जाएगा जिंक सल्फेट का, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह है दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह से विस्थापित हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलयन, इसमें जिंक धातु डाली तो ये जिंक सल्फेट का विलयन बन गया, और इसका जो नीला रंग था विलयन का वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया। विस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व है ये, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से विस्थापित हो जाता है या कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि विस्थापन अभिक्रिया होती है, उसके अंदर जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। यानी कॉपर और जिंक दो है तत्व यहाँ पर, तो कॉपर और जिंक में से जिंक अधिक क्रियाशील है। जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील। जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण ये इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जिंक अधिक क्रियाशील धातु व कॉपर कम क्रियाशील धातु है, अतः कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता है। तत्वों की क्रियाशीलता की जानकारी सक्रियता श्रेणी से होती है। अब ये सक्रियता श्रेणी क्या है वो देखो सभी, तत्वों की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। तो ये इस प्रकार से जो तत्व दिखा रखे हैं उनका ये क्रम दिखा रखा है, देखो कैल्शियम, ठीक है, फिर सोडियम, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फिर हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, ठीक है, ये सिल्वर है, गोल्ड है। तो इनमें से सबसे ये इधर ये तत्व है वो कम क्रियाशील है इधर वाले, ठीक है। ये क्रिया यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कम क्रियाशील है, और ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर ये ज़्यादा क्रियाशील, ये ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जिंक पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है, तो जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। आ गया समझ में।